लेट्स कंटिन्यू विथ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कल हमने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ी हुई है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस फ्रॉम योर प्रैक्टिकल लाइफ। अलग अलग सिचुएशन में हम किसी चीज़ को कभी ऊपर से खड़े होकर के नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। हम नीचे से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, पतंग उड़ रही है हमने उसको देख लिया, प्लेन उड़ रहा है हमने उसको देख लिया, आपका हॉट एयर बलून उड़ रहा है आपने उसको देखा, या किसी पहाड़ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चिड़िया बैठी है आपने उसको देख लिया, या किसी अभी जैसे कल झंडा लहराया था आपका रिपब्लिक डे पे तो फ्लैग को देख लिया। तो आप यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इन क्वेश्चंस में आपके पास क्या होता है, आइदर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और ट्राइंगल तो बनेगा ही। और कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट ट्राइंगल। तो जो भी आपका बिल्डिंग है, पेड़ है, टॉवर है, वो उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री स्टैंडिंग वर्टिकली। एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखो। राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेशंस भी होंगी ट्रिग्नोमेट्री की। और उसके अलावा हमको ट्राइंगल में है तो 3 साइड होगी, तो एक एंगल दे दिया और 3 में से एक साइड दे दी। अब बाकी की 2 साइड में से कुछ भी निकालने को बोला तो वो हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। और मेनली हमारा क्या लगता है, 10 थीटा, 10 30 45 60, 10 30 1/√3, 10 45 1 एंड 10 60 इज √3। याद हो गया होगा, कल आपने रिवाइज कर लिया होगा लास्ट क्लास के बाद कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, और इसमें सब हमारे आसपास यदि हम देखेंगे, अब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको हर जगह ये सिचुएशंस नज़र आएंगी। और मेन इसमें क्या है, डायग्राम बनाना, करेक्ट फिगर बनाना, हाफ मार्क्स उसी चीज़ के हैं। फिगर करेक्ट बनाओगे तो सॉल्यूशन भी आगे आप कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिगर में आपका जनरली ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल या 2 ट्राइंगल, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 ट्राइंगल वाला फिगर रोटेट हो जाएगा, 90 डिग्री पे फ्लिप कर देंगे हम उसको। आप जब पूरा चैप्टर कर लेंगे हम एक्सरसाइज, देन यू विल रियलाइज़ कि आपके जो डायग्राम्स बनते हैं, पूरी एक्सरसाइज एक कॉपी में करो, उसके बाद देखो कि आपके डायग्राम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 3-4 डायग्राम्स ही हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। वैल्यूज़ चेंज हो गई, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, कभी वो लाइट हाउस हो गया, कभी हॉट एयर बलून हो गया, कभी स्टैचू हो गया, कभी आपका वो हो गई फिसल पट्टी, स्लाइड। सिचुएशंस अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग हैं, बट डायग्राम तो ट्राइंगल ही बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है इससे, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखो, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पे मत जाओ। दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हम लोग जनरली इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि यूजिंग एप्लीकेशंस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो चलो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2 तक हमने लास्ट क्लास में किया था। ये एक बच्चा है, अब ये एक कंडीशन है जो आपको समझनी है। ये एक बच्चा है, इसकी कुछ हाइट है। यदि हमको ऑब्जर्वर की हाइट दी है तो हमें क्या ध्यान रखना है, एंगल कहाँ से बनता है, साइट, लाइन ऑफ साइट, साइट देखना, देखेंगे कहाँ से, आँख से। ये शीर्षासन नहीं कर रहा है, ये बच्चा सीधा खड़ा है तो ये आँख से देख रहा है। तो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बना देते थे डायरेक्टली, राइट। अब यहाँ पर जब हमें इसकी हाइट दे रखी है, यदि कि ये बच्चा इतना ऊंचा है, तो हमें यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनाना पड़ेगा, उसकी हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट किससे बनेगी, आँख से बनेगी, और आँख ऑब्वियसली ऊपर है। तो ये बात अब आपको एक नई चीज़ अपने उसमें ऐड कर ले नॉलेज में, बाकी एकदम आसान है, सब वही बातें हैं। एक बच्चा है जो देख रहा है कि एक चिमनी है, चिमनी आपकी एयर प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होती है, कि जो भी कचरा है या जो अनबर्न गैसेस वगैरह हैं कोई भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो थोड़ा हाइट पे ले जा करके उसको छोड़ दें ताकि पॉल्यूटेड एयर ऊपर चली जाए, तो नीचे के एरिया में पॉल्यूशन कम हो, है ना। तो वो एक चिमनी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब आपको इस बच्चे की हाइट दे दी और इस चिमनी की हाइट पूछ ली, और ये एंगल देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। तो क्वेश्चन को अब हम पढ़ें, बुक में डायग्राम दिया है, और हमको कोई वहाँ पे चिमनी का डिज़ाइन वगैरह ये सब बनाना नहीं है, हमको सिर्फ ट्राइंगल्स बनाना है। और ट्राइंगल्स कोशिश करो कि आप स्केल से स्ट्रेट लाइंस बना करके अच्छे ट्राइंगल्स बनाओ, बेकार मत बनाना, उसमें बहुत सुंदर नहीं बनाना है, पर
ठीक बनाना डायग्राम। अब बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग इज 28.5 मीटर। जैसे आप नंबर्स पढ़ते हो यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि है क्या। डायग्राम ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में दिया जाए, डायग्राम आपको बनाने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो बोल रहा है एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो हमें क्या दे रखा है कि भाई एक बच्चा है, ऑब्जर्वर है जो भी है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वह एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। ये डिस्टेंस क्या है 28.5 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। और बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, एंगल ऑफ एलिवेशन, चिमनी से कोई उसको ऑब्जर्व करता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता, पर वो चिमनी के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमको बोला उसकी आंख से, अब यहाँ फिर उन्होंने गर्ल कर दिया उसको, फ्रॉम हर आइज एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। और हमसे पूछा है अब इस चिमनी की हाइट बताओ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने इसको बोला ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब थोड़ा सा ध्यान दें, चलो अब मैं इसको हटा देती हूँ इनके डायग्राम को। हमको क्या नज़र आ रहा है तो हमारा सी डी किसकी पोजीशन हो गई, ये एंगल 45 डिग्री हवा में लटका हुआ नज़र आ रहा है आपको। एंगल किसके बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से बनेगी, ये रेड लाइन तो आपकी क्या हुई लाइन ऑफ साइट, ये ग्रीन लाइन क्या होगी पैरेलल टू बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन आपकी बेस के पैरेलल बनती है, आपको पता है। हाँ, तो ये एंगल है 45 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको डायग्राम को डिफाइन करना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए बी क्या है चिमनी। ए बी से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है चिमनी को। ये सी डी आपका क्या है, सी डी इज योर ऑब्जर्वर। तो सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वर। और एंगल, अब एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल हमने डायग्राम में शो कर दिया है। और हमें सी डी की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द चिमनी। तो अब ये चिमनी का एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये बच्ची जो खड़ी है इसका एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये भी सीधी खड़ी होगी, ऐसे झुक के नहीं खड़ी होगी। हाँ, और ये चिमनी भी सीधे खड़ी होगी, पीसा की मीनार की तरह झुकी हुई नहीं होगी। ये मैंडेटरी है आपका, 90 डिग्री एंगल तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा 90, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। ये सब लिखना नहीं पड़ता है, समझने की बात है। अब हमें ये हाइट पता है कि दिस हाइट इज़ 1.5। तो पहली बात तो आप देखो कि ये जो शेप बना है, ये जो आपका यहाँ पर ये वाला शेप बन रहा है ना, दिस विल बी अ रेक्टेंगल। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 90 मतलब ये लाइन भी इसके पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो शेप विल बी पैरेललोग्राम। एंड एंगल क्या है 90, शेप विल बी रेक्टेंगल। ये सब भी हमको लिखना नहीं होता, प्रूव नहीं करना होता, बस आपको समझना है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, है ना। तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। हाँ, हमें आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब ऑब्वियसली इस पॉइंट को हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, मैंने इसको लिख दिया ई। हाँ, यहाँ से हमने जो लाइन बनाई तो इसने ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया ई। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि बी सी की वैल्यू क्या होगी। डू यू नो व्हाट विल बी द बी ई नॉट बी सी। बी ई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, सी डी के। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो बी ई इक्वल टू सी डी। तो बी ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या हो गया 1.5 मीटर। और ये बी सी और ये डी ई भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो बी सी इक्वल टू डी ई, और हमें बी सी गिवन था 28.5 मीटर, उसके फुट से इसका डिस्टेंस 28.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 28.5 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है, हमें फाइंड करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की हाइट क्या हुई, ए से लेकर पी तक, चिमनी ज़मीन पे खड़ी है तो ये पूरी हाइट है। हाँ, तो हमको ए बी निकालना है, बट यू कैन ऑब्जर्व दैट ए बी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए ई एंड बी ई। तो ए बी क्या है एक्चुअली, ए बी इज ए ई प्लस बी ई, और हमें बी ई की वैल्यू तो पता है कि बी ई तो 1.5 है। वी नो दैट बी ई इज 1.5। तो हम किसको कैलकुलेट करें, ए
ई को ए ई को कैलकुलेट करना है। हमारे पास ये राइट ट्राइंगल आ चुका है जिसमें हमको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है कि ये एंगल 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस 28.5 मीटर है। तो हम अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके ए ई कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि आपको 1045 की वैल्यू पता है तो आंसर भी आपको भी पता चल चुका होगा। 1045 1 होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 28.5 मीटर। अब हम लिखेंगे इसको तरीके से, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी 1045, 10 क्यों लगाया, रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए, वी नीड टू कैलकुलेट हाइट। तो 1045 इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। अब 1045 की वैल्यू 1 है, ए ई वी हैव टू कैलकुलेट, और डी ई की वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन की थी 28.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ए ई इक्वल टू क्या हो गया 28.5 मीटर। तो फिर हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी पूछिए, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। चिमनी की हाइट में हमें ऑब्जर्वर की हाइट भी ऐड करनी पड़ेगी, इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5। हाँ, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ए ई प्लस बी ई, ए की वैल्यू 28.5 आई, बी ई की वैल्यू 1.5 थी, तो 28.5 प्लस 1.5 वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी इज़ 30 मीटर। फाइनली स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो और एग्जाम्पल सॉल्व है, उसकी लैंग्वेज भी बुक में पढ़ो, उन्होंने किस तरह से उसको सॉल्व किया है। हाँ, ये आप अपने आप कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए लिखी है जस्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ के सीखेंगे ये सोच करके। तो पर फाइनल स्टेटमेंट आपको ऐसा लिखना चाहिए, हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू 30 मीटर। ये सारा ढंग से सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाल किला या कोई भी अपना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर इंडियन फ्लैग फहराया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉप टॉल बिल्डिंग। एक बार बिना डायग्राम देखे क्वेश्चन खुद बनाने, मतलब बिना डायग्राम देखे क्वेश्चन पढ़ के खुद डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी जिनके डायग्राम्स दिए हैं जो गिवन सिचुएशन से बनाना पॉसिबल है वो एग्ज़ाम में नहीं दिए जाते, आप अपने आप बना लेंगे। हाँ, ये अज्यूम किया जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें क्या बोल रहा है, एक पॉइंट P है ग्राउंड पर, तो ये हमने पॉइंट P ले लिया ग्राउंड पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो ये बिल्डिंग हो गई AB और इसकी हाइट क्या गिवन है 10 मीटर, और ये एंगल क्या आएगा 90। अब देखो मेरी थोड़ी टेढ़ी बन गई ना, स्ट्रेट लाइंस बनाना। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग है, ये इस तरह से होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। हमने इसी पॉइंट से इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? यही पॉइंट से, इसी पॉइंट से हमने इसके टॉप को देखा फ्लैग के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो गया 45 डिग्री। 45 30 से बड़ा होता है तो 30 के अंदर आएगा। हाँ, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P मीन्स हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसको हमने x अज्यूम कर लिया, और हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ मतलब हमें ये डिस्टेंस अज्यूम करना है, हमने इसको स्मॉल h अज्यूम कर लिया। ठीक है, डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर भी हम A भी लिया था, हमने इसको पॉइंट को C ले लिया, और कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं है। तो अब आप देखो, अब आपको क्या क्या गिवन है सब यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। हम बस क्या लिख देंगे, AB क्या है बिल्डिंग, और BC आपका क्या है फ्लैग, और P क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन में गिवन है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, P आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और AB की वैल्यू हमें गिवन है 10, AB इक्वल टू 10 मीटर। एंगल BPA,
एंगल BPA इज़ 30 डिग्री। एक्चुअली एंगल्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने डायग्राम में सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी है। डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है ना, तो एंगल नहीं लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें अब हम इसमें फिर से ट्राइंगल में एंगल्स लगा दें तो हमारा आ जाएगा। तो हमारा इसमें हमने लगाया इन ट्राइंगल। अब देखो इसमें आपके पास चॉइस है, यू कैन ऑब्जर्व देयर आर 2 ट्राइंगल्स, एक कि आपका ग्रीन कलर का ABP और एक आपका एक ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन PAC और PAB। यू हैव 2 ट्राइंगल्स, तो यू हैव टू चूज़ वन जिसमें हमको कुछ एक आंसर मिल जाए। हाँ, यदि मैं ये वाला लेती हूँ तो यहाँ पर H भी नहीं पता है और X भी नहीं पता है, पर यदि मैं ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर मुझे ये हाइट पता है, एंगल पता है, बेस निकल जाएगा। हाँ, तो हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे सिंगल वाला जिसमें दोनों साइड ना आ रही हो, उस तरह का ट्राइंगल हम सिलेक्ट कर लें। तो हमारा क्या होगा, इन ट्राइंगल PAB कोशिश करो कि आपका जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो सेंटर में रखें। हम ऐसी आदत डाल लो आप, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी को भी। PAB लिख दो या BAP लिख दो। इन ट्राइंगल PAB। अब यहाँ पर क्या लगेगा, एंगल ये है, बेस पूछा है, परपेंडिकुलर पता है, तो अगेन क्या यूज़ होगा, 10। तो 10 एंगल दिया है 30, ये छोटा एंगल 30 है, बड़ा वाला 45 है। ये याद रखना, गड़बड़ मत करना कि 10 45 लगा दी तो गलत हो जाएगा। 10 30 इक्वल टू क्या होगा, 10/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 10/x। तो x की वैल्यू, x इधर आया, √3 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10√3। डिस्टेंसेस किस में थे, मीटर में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10√3 मीटर। और यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ मेंशन्ड है कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, तो आंसर डेसिमल में निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.732। तो 10 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 17.32 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 17.32 मीटर। एक पार्ट हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस फ्लैग की हाइट निकालना है। ये फ्लैग स्टफ की हाइट, जिस पे डंडा है ना, जिसमें फ्लैग लगा है, इसकी हाइट निकालना है। तो अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब देखो, अब ये वाला ट्राइंगल लेने का मत सोचना। क्यों नहीं सोचेंगे, मैंने आपको क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 होना चाहिए। 90 कहाँ है, ये तो ऐसे जा रहा है यूं। हाँ, दिस इज़ नॉट 90। कुछ बच्चे ऐसी गलती कर लेते हैं, अधिकतर लोग तो सीख जाते हैं, पर कुछ बच्चे शुरू में ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये बात ध्यान रखना। एक एंगल 90 होना चाहिए, तो हम ये नहीं ले सकते। हाँ, ये नहीं है कि ये एंगल 45 है पूरा, ये 30 है, तो ये एंगल तो 15 डिग्री हो गया और मैं इसमें लगा दूँ। भैया 10-15 की वैल्यू भी नहीं पता तुमको, 10-15 की वैल्यू भी नहीं पता तुमको। और यदि 45 डिग्री वैल्यू ले रहे हो तो 45 डिग्री इसके साथ बना है, उसके साथ नहीं बना है, तो आपको ये पूरा ट्राइंगल ही लेना है। ये बात याद रखें। हाँ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं चाहिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ के करें तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हमने लिया ट्राइंगल PAC, तो इन ट्राइंगल PAC 10-45 है, 10-45 1 होता है, 10-45 इक्वल टू क्या होगा, AC/AP, AC/AP, ये वैल्यू आएगी AC/AP। अब 10-45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 इक्वल टू AC की वैल्यू पे ध्यान दें, ये यहाँ तक 10 है, इसके ऊपर H है, तो हम AC को क्या लिखेंगे, 10 + H। AC की वैल्यू क्या हो गई, 10 + H। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 + H और डिवाइडेड बाय AP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, विच इज 17.32। तो अपॉन में क्या आ गया, 17.32। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 17.32 होगा, इक्वल टू में बचेगा 10 + H। ये 10 इधर आएगा, माइनस होगा, तो 17.32 में से 10 माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ क्या आ गई, 7.32 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ।
फाइनल आंसर, जो भी आंसर्स आए हैं उनको हाईलाइट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया, इस पे भी बॉक्स बना दिया, या आप फाइनली स्टेटमेंट में लिखें कि डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 17.32 मीटर एंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 7.32 मीटर। वो 17.32 या 7.32, क्लियर है। तो ये सॉल्यूशंस को एक बार पहली बार जब करो तो एक बार एनसीईआरटी में इन्होंने जो दिया है वो सबको भी ढंग से रीड करो तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने पूरा नहीं लगाया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5th। इसमें क्या बोल रहा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड पर खड़ा है, उसका शेडो, तो ये आपका क्या हो गया, टावर। अब एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी चीज़ का शेडो कभी भी हाइपोटेनियस नहीं होता, हाँ, दैट विल बी ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। हाँ, ये बात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा याद रखो कि किसी का भी शेडो बोला है तो शेडो यहाँ बनेगा, ये लाइन कभी भी शेडो नहीं हो सकती। यदि आपने हाइपोटेनियस को शेडो ले लिया तो आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। और मैं जो भी बातें बोलती हूँ ना वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ना। मैं इतने साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कॉपीज चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ऐसा कर देते हैं बच्चे, वो उसको शेडो ले लेते हैं तो फिर आंसर सारा गड़बड़ है ना। तो इसलिए आप याद रखो पहली बार में कि शेडो बोला है तो शेडो हमेशा ज़मीन पर ही बनेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी जो आपको याद रखनी है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड, सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री में यदि आपको थोड़ी सी अजीब सी बात लगी, स्ट्रेंज लगा कि सन का एल्टीट्यूड तो अभी तक हम हाइट के लिए यूज़ करते थे, है ना। तो यहाँ पर ये सन की हाइट नहीं है क्योंकि एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ये बात याद रखो कि सन का एल्टीट्यूड कभी भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मेंशन है, इसका मतलब वो हाइट नहीं पूछ रहा है। वो हाइट की बात नहीं कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, क्योंकि सन तो हमेशा ऊपर ही होगा, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनेगा, वहाँ पे कोई बैठ के देख नहीं सकता नीचे, है ना, जल जाएगा। तो यहाँ से हम ऊपर ही देखेंगे। तो सन का एल्टीट्यूड जब भी आ जाए मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखो, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न। अब हमें क्या बोल रहा है, जो शेडो जो है टावर का वो 40 मीटर ज़्यादा होता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, ठीक है। दो एंगल है, एक 60 एक 30। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, छोटा एंगल मतलब डिस्टेंस ज़्यादा, बड़ा एंगल मतलब डिस्टेंस कम। हाँ, कम हाइट पास में होगा तो एंगल ज़्यादा, दूर होगा तो एंगल कम। तो 30 डिग्री वाला एंगल दूर आएगा, 60 डिग्री वाला एंगल पास में आएगा। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ऑब्वियसली आई नीड टू राइट 30 डिग्री एट दिस प्लेस एंड 60 डिग्री हियर। जो पास में है उसका एंगल ज़्यादा होगा, जो दूर है उसका एंगल की वैल्यू कम होगी पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो हमें क्या बोला है, इट इज़ 40 मीटर लॉन्गर। तो भाई ये जो भी शेडो बन रहा था जब एंगल 60 डिग्री था तो ये शेडो इतना लंबा बना, पर जब हमारा एंगल हो गया 30 डिग्री तो हमारा शेडो इतना बड़ा हो गया। तो ये जो पहले शेडो था उससे 40 मीटर लॉन्गर है, मतलब 40 मीटर ज़्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये 40 मीटर है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर है। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर A, B, C, D लिख दें। तो A भी हमारा क्या हो गया, A किसकी पोजीशन हो गई, सन की। सन से आप, सॉरी टावर है, एंगल, सॉरी सन नहीं है, टावर, दिस इज योर टावर। ए बी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर को। और बी सी और बी डी उसका क्या है, शेडो। बी सी एंड बी डी आर शेडोज, बी सी एंड बी डी शेडो ऑफ टावर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए बी टावर है ये लिखने की ज़रूरत है, बी सी बी डी शेडो आपको समझने की ज़रूरत है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस। तो अब आप देखो कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब हमें टावर की हाइट भी नहीं पता है पर इसको हमने अज्यूम कर लिया x। ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री और ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे वो h पूछी है, वो हाइट तो पूछी है पर ये x भी निकालना पड़ेगा, बिना x निकाले h भी नहीं निकलेगी।
तो अब हम क्या करें, अब हम इस क्वेश्चन में फिर से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो ऑब्वियसली 10 लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है, तो हम यहाँ पर 10 ही यूज़ करेंगे। तो इन ट्राइंगल, पहले हमेशा छोटे ट्राइंगल में, जब दो चीज़ें मिसिंग हो तो पहले एक ट्राइंगल में जिसमें दो ही छोटी छोटी जो छोटी छोटी साइड्स आ रही है, एक तो दोनों में कॉमन है हाइट, और यहाँ पर भी देखो इस ट्राइंगल में मत लगा देना कि ये एंगल तो पूरा 30 है पर ये 90 नहीं है, तो आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABC में हमने अप्लाई किया तो 10 60, यहाँ पर एंगल क्या है 60, परपेंडिकुलर क्या है H, और बेस हमको नहीं पता है, उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया X। ये H और X मैंने डायग्राम पे लिखे हैं तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यदि आपने नहीं लिखा है तो आपको AB/BC लिखना पड़ेगा। ठीक, डायग्राम में जो रिप्रेजेंट कर दिया उसको एक्सप्लेन करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, इस x को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेजें तो x√3, h की वैल्यू क्या आ गई x√3। ये भी आपको सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा कि h = x√3। ठीक है, तो हमने h को x√3 निकाल लिया, इसको नंबर 1 कर दिया। ठीक, अब हम जो दूसरा ट्राइंगल बचा है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री मतलब 10 का रिलेशन लगा दें। तो ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब हमारा एंगल क्या है, एंगल है 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे 10 30 इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो अभी भी यही है दैट इज H। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस यहाँ से यहाँ तक है BD, तो हम BD को क्या लिख सकते हैं 40 + X। BD यहाँ तक का डिस्टेंस X, यहाँ तक का डिस्टेंस 40, तो BD की वैल्यू क्या हो गई 40 + X, और यू कैन राइट X + 40 वॉट एवर यू प्रेफर। तो 10 30 = H/X + 40। क्लियर, सिंपल है। अब H की जगह हम क्या रख सकते हैं x√3, H की वैल्यू हमने निकाली हुई है x√3, तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, और 10 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√3। तो यहाँ पर अब आपका क्या होगा 1/√3 = x√3 डिवाइडेड बाय x + 40। जैसे ही आपने ये यहाँ तक लिख लिया, अब ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की बजाय सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 1 से पूरा x + 40 मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या आ गया x + 40 इक्वल टू ये √3 इस x√3 से मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, दे आर इन प्रोडक्ट, तो √3 × √3 क्या होता है बेटा 3, तो √3 × √3 को हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 3x। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये x उधर जाएगा, प्लस में है उधर जाकर माइनस हो गया, तो 40 की वैल्यू क्या हो गई 3x - x, मतलब 2x = 40। तो 2 से 40 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 यूनिट मीटर्स में चल रही है। पर आपसे x नहीं पूछा था, आपसे उन्होंने हाइट पूछी थी, तो हाइट में हम यहाँ x की जगह 20 सब्सटीट्यूट कर दें, तो हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। यदि √3 की वैल्यू 1.732 गिवन होती, यदि लिखा होता कि यूज √3 = 1.732, तो हम h = क्या लिखते 20 × 1.732। 1732 का डबल करेंगे, 32 × 2 = 64, 17 × 2 = 34, और डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाता, तो 34.64 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द टावर। यदि दी है रूट में वैल्यू मेंशनड है तो रखना है, क्योंकि √3 तो 1.7 भी ले सकते हैं, 1.73 भी ले सकते हैं, 1.732 भी ले सकते हैं, और इसके बाद भी हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, है ना। तो ध्यान से करना। नेक्स्ट है, अब आपको क्या बोला, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, टावर हैं, और इसमें से हमने एक बिल्डिंग एक टावर उठा लिया। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of an 8 meter tall building from a multi-storied building। अब आप क्या कर रहे हो कि इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग के टॉप से, ये दूसरी एक बिल्डिंग है, इसके टॉप को भी देख रहे हो और इसके बॉटम को भी देख रहे हो। हाँ, हम खड़े होकर के यहाँ से इसके दूसरे टावर के टॉप को भी देखा और इसके बॉटम को भी देखा, तो एक लाइन तो इधर से यूँ आएगी, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये बिल्डिंग भी
90 डिग्री बनेगी। अब ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए लाइन कहाँ आएगी, यहाँ पर। हाँ, ये आपकी लाइन यहाँ आएगी। एक एंगल ये है जो टॉप के साथ बनेगा, एक एंगल ये है जो बॉटम के साथ बनेगा, बेस के साथ, हाँ, बिल्डिंग के। तो बॉटम वाला एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि वो दूर है, हाँ, टॉप वाले की वैल्यू कम होगी क्योंकि वो पास है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट क्या दी है, दिस इज 8 मीटर टॉल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। ये एंगल्स हमें क्या गिवन है, ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल जो है ये आपका अलग कलर से लिख लेते हैं 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 एंड दिस वन इज 30। ठीक है, इसमें बस ये मुझे अच्छा लगता है कि आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हो ताकि अच्छा बन जाए, सुंदर समझ में भी आ जाए। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। आपसे फिर से क्या पूछ लिया, इस बिल्डिंग की हाइट बताओ, फाइंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। हाँ, हमको ये कैलकुलेट करना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हमने x अज्यूम कर लिया और ये पूरी हाइट को हमने h अज्यूम कर लिया। या आप अभी देखें कि ये डायग्राम हमारा कैसा बन गया है, ये ऐसा बना है। तो पहली बात तो ये बिल्डिंग के टॉप से एक लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो ये शेप अब आपको पता है, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, दिस विल बी अ रेक्टेंगल। तो ये डिस्टेंस 8 है, तो ये भी क्या हो गया 8। हाँ, ये एंगल जो रेड वाला एंगल पे फोकस करें, ये लाइन 30 डिग्री बना रही है, ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया 30। सेम वे में हम ब्लू वाले एंगल पे फोकस करें 45, ये ट्रांसवर्सल, ये यहाँ से यूँ आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये 45 है तो ये एंगल भी क्या हो गया 45। पर पहले एंगल ऊपर बनेंगे फिर नीचे ट्रांसपोज होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ समझने की है, डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करें। तो अब हमको h जो निकालनी है वो हम इसको अज्यूम करें और पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी h + 8, ये हाइट प्लस इस बिल्डिंग की हाइट। तो हमारे उस टॉवर लिखा है टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ओके, अब हम इसकी नेमिंग कर लें अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे। तो मैंने सपोज इसको लिखा ABCD, ये पॉइंट आ गया, इसको हमने बोला E। तो अब देखो AB क्या है हमारा, AB इज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और CD क्या है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हमने अपने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एंगल्स वगैरह दिए, हमने डायग्राम में सब चीज़ें शो कर दी है और हमें क्या पता है कि भाई ये शेप तो रेक्टेंगल बनता है, तो CD = BE = 8 मीटर। सेम वे में ये वाली साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया B है, सॉरी बोल क्या दिया, B ही है, मेरे को दिखा नहीं हो। तो BC = DE, BC = ED = x मीटर। ये x है तो इसका बेस भी क्या हो गया x। अभी देखो डायग्राम वो जो पिछले क्वेश्चन में था वही डायग्राम घूम गया, फ्लिप हो गया। यू कैन सी वही डायग्राम फ्लिप हो गया। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा एक जैसे ही बनते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, पहले हम इस ट्राइंगल में लगा लें, रेड वाले में, वो रेड बचा ही नहीं, चलो इस ट्राइंगल में लगा लें। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल AED, और बेटा 90 डिग्री भी हमेशा शो करो, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, सारे एंगल शो करना चाहिए। इन ट्राइंगल AED एंगल क्या है 30 और यहाँ भी क्या यूज़ होगा 10, तो 10 30 = H/x, H/x, ये रिलेशन आया। 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 = H/x। हाँ, अब ये x इधर जाएगा, √3 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई √3 × h। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास h = √3x आया था, अभी x = √3h आ गया। तो इस तरह का चलता रहेगा क्योंकि 10 में वैल्यू
√3 आएगी 60 में भी आएगी और 30 में भी अपॉन में √3 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक रिलेशन ये मिल गया, x और h में रिलेशन मिल गया। अब हम कौन से ट्राइंगल में अप्लाई कर दें? अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, इस ट्राइंगल में, हाँ, ABC में। तो हमारा क्या आएगा? इन ट्राइंगल ABC एंगल क्या है? 45 डिग्री। तो 1045 इक्वल टू क्या होगा? अब परपेंडिकुलर क्या हुआ? इसके लिए ये पूरा है AB, तो ये होगा h + 8 और अपॉन में क्या आएगा? x। दिस इज इक्वल टू h + 8 अपॉन x। अब x की जगह हम क्या रख दें? √3h, जो भी इजी हो। मैं यदि h की जगह x अपॉन √3 रखूंगी तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बट x की जगह √3h रख दूंगी तो कैलकुलेशन आसान होगी। ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। 1045 की वैल्यू क्या है? 1, और ये x इधर आएगा इंटू x इक्वल टू h + 8। अब h की जगह पर हमने x की जगह पे क्या रखा? √3h इक्वल टू h + 8। अब आपको ये तो पता होगा √3 की वैल्यू 1.732 है, मतलब √3h h से बड़ा है। h दोनों एक ही तरफ लाना पड़ेंगे, तो हम इस h को इधर, इसके बाद पता है इस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे, आधा यहाँ तक कर लेते हैं फिर अटक जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, h एक ही बार आएगा, एक क्वेश्चन में 2 h नहीं हो सकते ना, एक ही h आएगा। तो इस h को हम इधर भेजेंगे, तो ये √3h - h इक्वल टू 8 हो गया। नाउ वी विल टेक h कॉमन। ये जो सॉल्यूशन है इसको ध्यान से देख करके 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, ताकि आप यहाँ पर अटको नहीं। हाँ, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओ। आपको h की वैल्यू निकालनी है, ये मत भूलो। तो h शुड बी टेकन आउट कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा? √3 - 1, √3 इंटू h और 1 इंटू h, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, इक्वल टू 8। अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो √3 - 1 कहाँ जाएगा? उधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा डिवाइड में, हाँ, डिवीज़न में, और डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन अब हम शो नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली लिख देंगे 8 अपॉन √3 - 1। और अब हम इसी स्टेप में रेशनलाइज कर लें, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे? √3 + 1 एंड √3 + 1। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है प्लस माइनस के साइन के साथ है, तो माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस, आइडेंटिटी यूज होती है a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। दोनों नंबर का स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए रूट हटता है। तो 8 टाइम्स √3 + 1, डिनोमिनेटर में अब मैं ऐसा लिखूं, हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू राइट √3² - 1² दैट इज़ 3 - 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। पर यदि आपसे गड़बड़ होती है तो आप लिख करके करो, पर आता है तो डायरेक्टली 2। अब 8 और 2 आपस में कैंसिल होते हैं, 2 4 ज़ा 8, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई? 4 टाइम्स √3 + 1। h की वैल्यू आई है 4 टाइम्स √3 + 1। हाँ, अब h 4 टाइम्स √3 + 1 है, पर हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और ये डिस्टेंस भी पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स मतलब हमको x कैलकुलेट करना है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब हमें h + 8 कैलकुलेट करना है। हाँ, तो हमें x और h + 8 कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या पता है? x की वैल्यू तो h + 8 के इक्वल है। तो यदि हमने h + 8 निकाल लिया तो x निकाल लिया, या हमने x निकाल लिया तो h + 8 निकाल लिया। और h + 8 और x है क्या? h + 8 आपकी बिल्डिंग की हाइट है। हाँ, h + 8 इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और x आपका क्या है? डिस्टेंस। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो अब हम इसको आप x में कर लो या उसमें कर लो, आपकी मर्जी। तो h ये आया है। अब हम h + 8 करें, x इक्वल टू h + 8, तो यहाँ पर क्या होगा? h इज़ 4 √3 + 1 प्लस आगे क्या आ गया? 8। अभी भी थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा है इसका। अब देखो, इसको 2-3 तरह से कर सकते हो। एक तरीका क्या है? ये 8 है, ये 4 है, आई कैन टेक 4 कॉमन। तो यदि मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो ये √3 + 1 तो एज इट इज़ 4, 8 से 8 को 4 से डिवाइड किया, क्या आया? 2। तो यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा? 2। और ये 2 और 1 लाइक टर्म्स है, प्लस साइन है, कंबाइन हो गए, तो आंसर क्या आया? 4 टाइम्स √3 + 3 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी यही है, और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग
एंड द दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी यही है, या हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स 3 प्लस √3 मीटर, एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि हम इसको ओपन कर देते, हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते, तो ये 4√3 प्लस 4 1 जा 4, 4 प्लस 8 ये हो जाता। तब ये 4√3 तो एज इट इज़ रहता, 8 प्लस 4 क्या हो जाता 12, पर तब भी आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं होता, आपको फिर से 4 कॉमन लेना पड़ता। तो आप इसमें से फिर 4 कॉमन लेते, तब आप इन दोनों में से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा √3। अच्छा 4 नहीं कॉमन लोगे, 12 इज़ 4 3 जा, 12 इज़ एक्चुअली 4 3 जा, 12 क्या होता है 4 3 जा, और 3 मतलब 3 में 2 √3 है, तो आप यहाँ पर यदि 4√3 कॉमन लोगे तो आप यहाँ पर यदि 4√3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3, 1 प्लस √3, 4√3 इंटू 1 प्लस √3। एक बार आंसर देखें, 3 प्लस √3 वाला लिखा है, तो ठीक है सिर्फ 4 कॉमन लेके काम चल जाएगा, ऐसा आंसर भी लिखा जा सकता है। तो हम यदि सिर्फ 4 कॉमन लेते हैं इसमें से तो 4 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √3, 4 3 ज़ा 12, √3 प्लस 3, पर इन दोनों में एक √3 भी कॉमन लिया जा सकता है, यह आंसर भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे केसेस में एनसीईआरटी का आंसर माना जाता है। तो यू नीड टू राइट द आंसर एज इट इज़ गिवन इनटू द एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम स्लो स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि सारे कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वी नीड टू एक्सप्लेन। क्लास में होते तो पता चल जाता है ना। अभी मुझे एक्सप्रेशंस नहीं दिखते आपके, तो मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एक बार में ही सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसके आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्स में वो एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं या एनसीईआरटी टाइप आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।